सो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे नोड जेएस क्या है। तो नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जिससे कि हम जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हैं आउटसाइड द ब्राउजर। यूजुअली हमने ये देखा है कि हमारा जावास्क्रिप्ट ब्राउजर पे रन होता है जिसे कि हम फ्रंट एंड कहते हैं। तो हम यहाँ पे बैकएंड में जो है रन करेंगे जावास्क्रिप्ट यूजिंग नोड जेएस। तो आप ये समझिए कि नोड जेएस जो है आपका बैकएंड में रन हो रहा है और नोड जेएस काफी पावरफुल है और वो बिल्कुल सेम इंजन से बना हुआ है जिससे कि आपका V8 इंजन जिसे कहते हैं, जिससे कि आपका ब्राउजर बने, सेम इंजन को लेकर के नोड जेएस बनाया गया है। दोस्तों इसमें एडिशनल फीचर्स आपको मिलते हैं जैसे कि एपीआई का एपीआई आपको बनाना है तो वो सारे फीचर्स इसमें है। इसके और भी बहुत सारे फीचर्स है। इट्स ये इवेंट ड्रिवन है, मतलब इवेंट ड्रिवन मतलब इसमें क्या होगा कि आप जो भी इसको इंस्ट्रक्शन दोगे वो उसको करेगा और दूसरी इंस्ट्रक्शन के लिए वेट करेगा। मतलब ये नॉन ब्लॉकिंग जो आर्किटेक्चर बोलते हैं उस टाइप का ये आर्किटेक्चर है, यानी कि असिंक्रोनस ऑपरेशंस होते हैं। तो इसमें एनपीएम एक पैकेज मैनेजर होता है जिसमें कि बहुत सारे रिच है पैकेजेस से। तो इसके कोई भी पैकेजेस लेकर के आप वो फंक्शनलिटी अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये समझिए कि नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि आपको सर्वर पे रन करना है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है। दोस्तों यहाँ पर हम डिफरेंसेस देखेंगे कि किस तरीके से ब्राउजर और नोड जेएस में जब जावास्क्रिप्ट रन होता है तो क्या डिफरेंसेस होता है। तो चलिए देखते हैं। तो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के में हम देखें तो ब्राउजर पे जो रन होगा उसे हम क्लाइंट क्लाइंट साइड बोलेंगे, सर्वर पे होगा सर्वर साइड। इसको हम फ्रंट एंड भी कह सकते हैं और बैक एंड भी कह सकते हैं। आपको फ्रंट एंड बैक एंड नहीं पता है तो मैंने लिंक डाल दिया है, आप मेरा वीडियो जाके देख लीजिए कि किस तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड बनता है। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरनमेंट। तो मुझे जावास्क्रिप्ट कोड रन करने के लिए वेब ब्राउजर चाहिए, कोई भी ब्राउजर है वो वहां पे मेरा जावास्क्रिप्ट कोड रन कर जाएगा। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, सर्वर चाहिए, सर्वर के ऊपर नोड.जेएस इंस्टॉल्ड चाहिए, तब जाके मेरा कोड यहाँ पे रन होगा। उसके बाद में इसका प्राइमरी यूज क्या है, आपका जावास्क्रिप्ट जो यदि ब्राउजर में लगा है तो ऑब्वियसली आपके वेब पेजेस को अच्छा बनाना के लिए लगाया गया है, उसको सुंदर दिखने के लिए बनाया गया है। यहाँ पर जो है सर्वर साइड एप्लीकेशन, यानी कि आपके वेब पेजेस से जो भी रिक्वेस्ट या जो भी रिस्पॉन्स देना है वो आपको कौन देगा, सर्वर। डॉम, आपको पता होगा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बनता है यदि हम ब्राउजर पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे डॉम होता है, यहाँ पे डॉम नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। उसके बाद एपीआई, ब्राउजर को जो है विंडो ऑब्जेक्ट की एपीआई अवेलेबल होती है, साथ साथ में उसको लोकल स्टोरेज जो होता है वो भी अवेलेबल होता है और वो रिक्वेस्ट भी कर सकता है बाहर के आउटर वर्ल्ड को बाय यूजिंग फेच और एक्सीओस। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वाइड वैरायटी ऑफ एपीआई अवेलेबल है उसके पास में, नोड जेएस के पास में। जैसे आप देखिए कि वो ओएस के साथ मिलके काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के जो जितने भी वैल्यूज या पैरामीटर्स है उसको अवेलेबल रहेंगे। साथ में स्ट्रीमिंग भी आप इसमें अवेलेबल करा सकते हैं। नेटवर्क, जब वो नेटवर्क रिक्वेस्ट भेजता है तो भी वो भी सारे एपीआई अवेलेबल रहते हैं। इसको वेब सर्वर बना के आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यदि डिजिटल सर्टिफिकेट या क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड कुछ चाहिए तो वो सारा कुछ कर सकते हैं। वेब फाइल सिस्टम का जितना भी एक्सेस है वो सारा मिल जाता है। मतलब कहने का मतलब ये सर्वर साइड जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सारे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं इवेंट हैंडलिंग। आप इवेंट हैंडलिंग में ब्राउजर में हम क्या करते हैं, कोई भी माउस का बटन क्लिक करते हैं या फॉर्म सबमिट करते हैं या फिर जो भी यूजर रिलेटेड एक्शन है वो करते हैं। यहाँ पर क्या है कि आप जो भी यहाँ पे आपने कोई लॉजिक, यहाँ पे आपने कोई इवेंट, जैसे यूजर इवेंट है, यूजर इवेंट के अलावा और भी जैसे कोई कस्टम इवेंट है। जैसे मान लीजिए कि मेरे घर में आग लग गई तो मेरा फायर अलार्म उसको डिटेक्ट कर लेगा और कॉल कर देगा जहां भी कॉल करना है। तो सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट्स यदि हम बनाते हैं तो वो हम बना सकते हैं इवेंट एमिटर की हेल्प से। यहाँ पर यदि आपको रिक्वेस्ट आ रही है डेटाबेस के लिए
या कोई आपको फाइल सिस्टम इवेंट है, जो भी इवेंट्स है वो सारे इवेंट यहाँ पे डिटेक्ट करके अकॉर्डिंगली वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराता है। दोस्तों असिंक्रोनस कॉन्टेक्स्ट में यदि देखें तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर वो फैच वगैरह कर सकता है, एजेक्स रिक्वेस्ट मार सकता है। यहाँ पर जो है सबसे बढ़िया फीचर है, सर्वर साइड पे नॉन ब्लॉकिंग आईओ ऑपरेशंस रहते हैं और सारा कुछ इवेंट ड्रिवन है, ठीक है, जिसमें कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट है, डेटाबेस के साथ फाइल सिस्टम और कॉल बैक्स, प्रोमिसेस, असिंक अवेट, ये सारा कुछ इसमें अवेलेबल है नोड जेएस में। तो ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू असिंक्रोनस। उसके बाद मॉड्यूल्स में हम यहाँ पे देखते हैं, ब्राउज़र में हम स्क्रिप्ट टैग लगा के जो भी हमें स्क्रिप्ट देना है वो दे सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारे पास में कॉमन जेएस एक मॉड्यूल की हेल्प से हम सारे मॉड्यूल ले सकते हैं, जो भी मॉड्यूल हमें चाहिए वो मॉड्यूल रिक्वायर करके हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फाइल सिस्टम एक्सेस यदि देखें तो यहाँ पर लिमिटेड या अनअवेलेबल है। आप जैसे कि आपको कुछ लोकल स्टोरेज में डालना है, स्टोरेज लोकल स्टोरेज या सिस्टम स्टोरेज में जो भी डालना है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बट यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट रीड राइट और मैनिपुलेट कर सकते हैं सर्वर साइड पे। नेटवर्क ऑपरेशंस पे भी यहाँ पे जो है लिमिटेड रिक्वेस्ट मिलेगी आपको। यहाँ पर जो है आपको फुल एपीआई मिलेगी और ये खुद एक सर्वर बन के बाहर के वर्ल्ड को भी एपीआई मार सकता है। स्केलेबिलिटी यहाँ पे लिमिटेड रहेगी ब्राउजर में, क्योंकि वो सिंगल थ्रेडेड है और ब्राउजर के ऊपर सारी रिसोर्सेस डिपेंडेंट है। यहाँ पर जो है आप काफ़ी हाईली स्केलेबल इवेंट ड्रिवन सिस्टम बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पावर ऑफ द सर्वर की किस तरीके से सर्वर आपका हैंडल कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर कमांड लाइन एक्सेस आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपको कमांड लाइन एक्सेस अवेलेबल है, आप कोई भी कमांड दे करके उसका आउटपुट देख सकते हैं। पैकेज मैनेजमेंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे आपको npm पैकेज मैनेजर है जिसकी हेल्प से आप सारी डिपेंडेंसीज वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। कमांड लाइन यहाँ पर जो है आप ऑब्वियसली कंसोल, ब्राउजर के कंसोल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं Node.js कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आपको बताऊंगा। तो आपको nodejs.org पे जाना है और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो मेरा विंडोज़ है तो ये ऑटोमेटिकली विंडोज़ के लिए डिटेक्ट कर लिया। आपका अदर डाउनलोड्स है तो आप यहाँ पे जाके जो भी लिनक्स है या मैक है जो भी है आप उससे ले सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे विंडोज़ उसने बाय डिफ़ॉल्ट लिया है। तो आपको LTS लेना है, विच इज़ लॉन्ग टर्म सपोर्ट, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए वो इंस्टॉलेशन शुरू करेगा और यहाँ पे मतलब डाउनलोड चालू करेगा और यहाँ पे आप उस फोल्डर में जा कर के आप जा कर के वहाँ से इंस्टॉलर जो है उसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं शो इन फोल्डर करता हूँ, यहाँ पे देखिए मुझे ये, तो ये इस तरीके से जो है आपको इंस्टॉलर चालू हो जाएगा, ठीक है। और इंस्टॉलर चालू होने के बाद में ये आपको जो है नेक्स्ट ये सारा कुछ एक्सेप्ट करते हुए चले जाना है। जो भी है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप रहने दीजिए, इसको नेक्स्ट करिए और नेक्स्ट इंस्टॉल। ये इस तरीके से इंस्टॉल के लिए आपसे परमिशन मांगेगा, आप यस बोलिए और ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद में जो है आगे की स्टेप मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे ही आपका नोड इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ पर आप उसका वर्जन चेक कर सकते हैं नोड -v के साथ में। तो देखिए आपको ये 18.16 जो वर्जन है ये अभी हमने इंस्टॉल किया वो आपको दिखाई पड़ रहा है। सो दोस्तों इस तरीके से आप नोड के साथ बहुत सारी कमांड्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको हेल्प में दिखाता हूँ, ये देखिए बहुत सारी कमांड्स है जो कि आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए टू कीप थिंग्स सिंपल, हम जो है इसको सिंपल रखने के लिए एक दो कमांड अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारा बहुत सारा है, एक काफ़ी डिटेल में। तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पे जैसे ही नोड में टाइप करता हूँ तो देखिए क्या चालू हो जाएगा, यहाँ पे नोड चालू, ये देखिए एक प्रॉम्प्ट आएगा, ठीक है। ये Node.js का प्रॉम्प्ट आ गया। यहाँ पर मैं ऐसे कैलकुलेटर टाइप काम कर सकता हूँ, जैसे 2+4 में देखिए यहाँ पे आपको 2+ वापस से मैं करता हूँ 2 × 3 करता हूँ तो देखिए क्या 6 आ गया। तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट पे जाके एज ए कैलकुलेटर टाइप काम कर सकते हैं। इसमें से बाहर निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+D। तो दोस्तों ये था नोड का वर्जन चेक करना और
नोड के साथ मैं कमांड भी दे सकता हूँ, जैसे मैं कोई, और यहाँ पे दूंगा मैं console.log हेलो। देखिए आपको ये किस तरीके से प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से आप जो भी कोई कमांड आपको रन करना है तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप आप इसका ये npm जो है ये क्या है, npm एक पैकेज मैनेजर है, नोड का पैकेज मैनेजर है npm। इसके थ्रू आप सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और उस प्रोजेक्ट में जाके npm की हेल्प से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको npm init, मैं क्लियर करके वापस रन करता हूँ तो आपको बड़ा स्क्रीन में थोड़ा सा दिखाई पड़ेगा ये। यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, नोड इनिट, सॉरी npm init। ठीक है, देखिए क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैंने npm init किया तो ये मुझे पूछ रहा है कि कौन सा मेरा प्रोजेक्ट है। तो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट करके मैं इसको नाम देता हूँ। ठीक है, वर्जन वही रन देता हूँ, सैम्पल प्रोग्राम टू टेस्ट npm init। उसके बाद एंट्री पॉइंट मेरा जो है index.js है, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। टेक्स्ट कमांड भी हम एज इट इज़ रहने देते हैं, गिट रिपोजिटरी सब, ये सब डिफ़ॉल्ट लेकर के हम लोग यस कर देंगे। यहाँ पे आपको वो ये पूछेगा इज दिस ओके, तो यहाँ पे आप यस करिए। ठीक है, उसके बाद इसको हम क्लियर करते हैं और यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से एक पैकेज डॉट जेसन फाइल बना है। इसको अब हम चालू करते हैं VS कोड में। तो VS कोड में ये कुछ इस तरीके से चालू होगा। देखिए VS कोड में आपको ये पैकेज जेसन फाइल जो है, ये पूरी प्रोजेक्ट का पूरा मेटा डेटा इसमें आ गया है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है, क्या है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें रहती है। तो यहाँ पर जैसे ही आने के बाद में देखिए ये मेन जो है आपका इंडेक्स फाइल है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैकेज इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो मैं टर्मिनल पे जाता हूँ, टर्मिनल पे जाने के बाद में मैं यहाँ पे जो है एक पैकेज इंस्टॉल करूँगा और उस पैकेज को देखिए वो इसके बाद में यहाँ पर क्या चेंजेस आपको दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर npm इंस्टॉल अल्पाइन JS करके एक पैकेज है, तो मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने npm इंस्टॉल बोला, वो पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल होना शुरू हुआ और यहाँ पर देखिए क्या क्या आ गया, नोड मॉड्यूल्स आ गए और पैकेज डॉट इन पैकेज लॉग जेसन एक फाइल बना है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो डिपेंडेंसीज आपको दिखाई पड़ेगी। डिपेंडेंसीज देखिए यहाँ पे अल्पाइन, यानी ये डिपेंडेंसीज क्या है दोस्तों, जो जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में आपने जो जो भी आपने पैकेजेस इंस्टॉल किए वो इस डिपेंडेंसीज के नीचे आ जाते हैं। आगे चल के आपको दिखेगा कि डेव डिपेंडेंसीज भी है। डेव डिपेंडेंसीज क्या होती है दोस्तों, जब हम डेवलपमेंट करते होते हैं तो उस समय डेव डिपेंडेंसीज हमें जैसे नोड मॉन वगैरह मॉड्यूल है वो सारे लगते हैं। तो अभी मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, तो अभी कीप सिंपल। ये डिपेंडेंसीज आप ये समझिए कि इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए जो भी पैकेजेस लगेंगे वो यहाँ पे वो लिख देगा और अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पे वो सारा उसका जो फाइल्स है नोड मॉड्यूल्स के अंदर ला लेगा और पैकेज लॉग जेसन फाइल बनाएगा, जो कि एक ट्री है आपके पूरे प्रोजेक्ट का, कि उसमें जो जो भी डिपेंडेंसीज लग रही है वो सारी जो है उसमें ला करके रख देगा। अब जैसे मान लीजिए कि अल्पाइन बनाने के लिए भी कोई और डिपेंडेंसीज होगी, तो वो तो मैंने यहाँ पे बताई नहीं है। तो वो क्या, यहाँ पे पैकेज लॉग जेसन से पूरी पैकेज में जितनी भी डिपेंडेंसीज के ऊपर डिपेंडेंसीज जितनी डिपेंडेंसीज है वो ट्री बनाता है और इसमें स्टोर करता है। हालांकि आपको जो है ये बनाना नहीं पड़ता, पैकेज लॉग जेसन ही खुद ही बन जाता है। आपका जो है ये पैकेज डॉट जेसन फाइल बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने इसमें बताया हुआ है index.js मेरा मेन एंट्री पॉइंट है, तो हम index.js को तैयार कर लेते हैं यहाँ पे। तो index.js
मैं एक सैंपल बना के दिखा रहा हूँ आपको अभी। पूरा एक्सप्लेनेशन जो है हम मॉड्यूल वाइज पूरा कुछ देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये सैंपल जो है बना लिया है। अब इसके अंदर जो है मैं कुछ इस तरीके से मैं कंटेंट जो है यहाँ पर बना लेता हूँ। जैसे मैं ऐड और मल्टीप्लाई दो मेरे फंक्शंस हैं जो मैं मैथ वाले मॉड्यूल से लूँगा और उसका जो है रिजल्ट मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। तो हम यहाँ पर पैरेलली क्या करते हैं, एक और फाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं math.js। ठीक है, अब इस फाइल में मैं क्या करूँगा, दो फंक्शन बनाऊंगा और उस फंक्शन को मॉड्यूल के हेल्प से एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पे दो फंक्शन बनाए हैं, ए और बी। ठीक है, और उसको ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है। तो फिलहाल के लिए आप समझिए कि ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब इसको रन करना है तो दोस्तों मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली जो है मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे रिजल्ट एडिशन 6 मल्टीप्लिकेशन 6। तो ये एक मेरा सिंपल प्रोग्राम जो है मैंने आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन मॉड्यूल खत्म होता है दोस्तों। अब हम थोड़ा डेप्थ में जाएंगे और समझेंगे कि बाकी जो है मॉड्यूल्स कैसे लिखा जाता है, वेब डेवलपमेंट कैसे होता है। तो वो सारा कुछ हम वन बाय वन देखते हुए चले जाएंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर जो ये फाइल बनाई है math.js, इसमें हमने मॉड्यूल यूज़ किया था। तो ये क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि कुछ इनबिल्ट वेरिएबल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ। जैसे मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ और हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई पड़ता है हमें। अब हम नो इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं तो देखिए क्या आता है। देखिए यहाँ पर जो है मैं एक डाल देता हूँ कमेंट माय फाइल नेम। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, माय फाइल नेम। यहाँ पे आपको उसका पूरा पाथ दिख पड़ रहा है, एब्सोल्यूट पाथ, यानी ये जो फाइल है वो कहाँ पर है। उसी प्रकार से यदि मैं एक और वेरिएबल यूज करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मुझे उसका यहाँ पर मैं वो वेरिएबल अब बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मुझे उसका देखिए क्या मिलता है अभी, उसका जो है डायरेक्टरी नेम हमें यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये देखिए, ये पहले वाले से मुझे क्या मिला, पूरा फाइल और उसका पूरा पाथ, और ये सेकंड वाले से मुझे डायरेक्टरी। तो ये जो वेरिएबल्स है ये बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है हमें। तो यहाँ पर अब हम मॉड्यूल को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पे जो भी फाइल बन रही है वो एक मॉड्यूल ही है, यानी मैंने जैसे math.js बनाया वो एक मॉड्यूल है। ठीक है, हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मॉड्यूल करता हूँ मैं। देखिए क्या क्या मेरे सामने आता है, और इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आता है, एरर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये यहाँ पर इसकी डिपेंडेंसी है तो इसलिए वो एरर आ रहा है यहाँ पे। तो इसको लेट्स इसको चालू ही रखते हैं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है मॉड्यूल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है, यानी ये math.js एक फाइल है। तो उसका ये मॉड्यूल ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, आईडी, पाथ, एक्सपोर्ट, फाइल नेम, ये सारा कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, यानी ये जो है इसकी आईडी है, यानी इस मॉड्यूल की आईडी है। पाथ इसका मैंने अभी आपको बताया, पाथ कहाँ पर है, वो पाथ है। उसके बाद ये एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब कुछ वेरिएबल ये एक्सपोर्ट कर रहा है। तो चूंकि मैंने मॉड्यूल यहाँ पे लगाया हुआ है, हमने इसका कंसोल कहाँ लगाया है, यहाँ। तो यहाँ पर हमें नहीं दिखेगा, हमें एक और कंसोल यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए
यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये मॉड्यूल का पूरा इंफॉर्मेशन आ रहा है। ये एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है कि जैसे ही मैं एक्सपोर्ट में लिख दूंगा वो बाकी मॉड्यूल्स के लिए अवेलेबल हो जाएगा। यानी जैसे मैंने ये फंक्शन ऐड और मल्टीप्लाई इसमें डाल दिया तो ये इसको दूसरे मॉड्यूल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। और इसका चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब इसमें कोई और भी चिल्ड्रन, यानी ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? यदि इस मॉड्यूल को देखें ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं है। लेकिन इस मॉड्यूल को देखते हैं तो ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? मैथ के ऊपर। तो इसका जैसे हम कंसोल डॉट लॉग मॉड्यूल करेंगे तो क्या आएगा हमें? हम यहाँ पे इंडेक्स डालते हैं ताकि हमें पता चले कि ये इंडेक्स का है। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स डालता हूँ। देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर हम इसको लेते हैं, ये देखिए इंडेक्स मॉड्यूल। अब यहाँ पे देखिए चिल्ड्रन में जो है, चिल्ड्रन में क्या दिखाई पड़ रहा है? उसका डिपेंड, यानी उसने कोई मॉड्यूल इंपोर्ट किया है क्या? तो ऑब्वियसली किया हुआ है, तो ये पूरा जो इंफॉर्मेशन है उसका चिल्ड्रन में आ रहा है। लेकिन आप इसको देखेंगे यानी ऊपर वाले को देखेंगे तो आपको चिल्ड्रन में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो है किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और इसने कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किए हुए हैं। उसके बाद ये जो है आपको ये क्या बता रहा है कि ये जैसे ये मॉड्यूल मैंने बताया था कि कोई भी पैकेज है उसका जो पाथ है वो यहाँ पे कहाँ कहाँ ढूंढेगा, वो यहाँ पे ढूंढेगा, फिर ग्लोबली जा करके ढूंढेगा। हम ग्लोबली भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ये प्रोजेक्ट वाइज हमने इंस्टॉल किया हुआ है। सपोज हमने कोई मॉड्यूल ग्लोबली इंस्टॉल किया है तो वो ग्लोबली भी जाके ढूंढ सकता है, उसका यहाँ पे पाथ दिया हुआ है। तो दोस्तों मॉड्यूल यानी आप समझ लीजिए कि एक मॉड्यूल एक एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर उसका आईडी है, पाथ है, और वेरिएबल कौन से वो एक्सपोर्ट कर रहा है वो है उसका खुद का फाइल नेम है, चिल्ड्रन है और पाथ है। और ये लोडेड, ऑब्वियसली अभी लोड हो गया है तो ये ट्रू है। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे तो मॉड्यूल इज नथिंग बट आप जो भी फाइल बनाएंगे वो अपने आप में जो भी यहाँ पे मैथ डॉट जेएस एक मॉड्यूल है, बस इतना आप समझ लीजिए। उसके अलावा ये दो वेरिएबल्स यहाँ पे हमने देखे। दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मॉड्यूल में वो फॉल्स दिखा रहा है और एक में ट्रू दिखा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द असिंक्रोनस नेचर ऑफ नोड जेएस। तो इसको हम कंसोल को जो है एक सेट टाइम आउट लगा के चेक करते हैं, सेट टाइम आउट इंटरवल डालते हैं और फिर हम लोग चेक करते हैं कि ये क्या दिखाता है। यानी थोड़ा डिले डालते हैं, एक मान लीजिए कि 200 सेकेंड्स का मैं डिले डाल रहा हूँ और उसमें ये जो है मैं अब इसको डालता हूँ। तो अब चेक करते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए ये ट्रू आ गया है और उसके बाद में ये भी ट्रू आ गया है। देखिए दोनों मॉड्यूल जो है अब ट्रू दिखाई पड़ रहे हैं, मैथ डॉट जेएस ट्रू है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम प्रोसेस के बारे में देखते हैं, प्रोसेस और एनवायरनमेंट वेरिएबल के बारे में देखते हैं। तो प्रोसेस क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया ये सर्वर पे रन हो रहा है, नोड जेएस जो है सर्वर पे रन हो रहा है। तो सर्वर अपने आप में इटसेल्फ एक जो है सीपीयू, मेमोरी और बाकी हार्डवेयर को मैनेज करता है। ठीक है, तो नोड जेएस को पता होना चाहिए कि प्रोसेस, ओएस की प्रोसेस कैसे देखी जाए या कौन सी प्रोसेस में क्या चल रहा है। तो जैसा पहले बताया कि ये ओएस के साथ मिलके काम करता है, तो सारी ओएस की प्रोसेसेस इसको मिलनी चाहिए, ताकि मान लीजिए कि सर्वर पे मान लो कोई प्रोसेस फेल हो गया, तो फेल होने के बाद में नोड जेएस को पता चलना चाहिए कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस फेल हो रही है या ये प्रोसेस जो है ज़्यादा टाइम ले रही है, तो इसको मैं किल कर दूं। बिकॉज ये सर्वर नोड जेएस पे क्या हो रहा है, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है, उन रिक्वेस्ट पे उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना सर्वर का काम है, नोड जेएस का काम है। सपोज कोई प्रोसेस फेल हो गई तो वो सारा सर्वर को ब्लॉक न कर दे, इसीलिए ये जो है प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पर समझते हैं। तो मैं ये जो इंडेक्स वाला कोड है इसको पूरा कमेंट कर देता हूँ और अभी हम जो है प्रोसेस को देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रोसेस लगाता हूँ और यहाँ पे हम जो है
नोड इंडेक्स डॉट जेएस करते हैं और देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको प्रोसेस एक अच्छा खासा लंबा, काफ़ी बड़ा एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिसमें कि पूरी हार्डवेयर की इंफॉर्मेशन लगी हुई है। आप देखोगे यहाँ पे कि आप यहाँ देखो कितना लंबा ये है। इसमें सारा कुछ, इसमें कंप्यूटर का नेम, होम ड्राइव, सारी इंफॉर्मेशन है। लगभग ओएस कौन सा है वो भी पता है। तो इस तरीके से ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है इसमें रहता है। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि अभी इसको ब्लॉक करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि प्रोसेस डॉट वर्जन से मुझे क्या मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये देखिए वर्जन हमारा 18.16 था, तो ये मिल गया। उसके बाद में इसको देखते हैं क्या है ये। हमारा आर्किटेक्चर 64 है, इंटेल 64। उसके बाद में प्लेटफॉर्म कौन सा है वो भी देख लेते हैं। विंडोज 32 प्लेटफॉर्म है हमारा। उसके बाद में प्रोसेस रिलीज, तो दोस्तों यहाँ पे आप एक एक करके देखिए। तो ये देखिए रिलीज इसका जो है नोड जेएस का ये सारा कुछ यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद में ये आर्ग्स आर्ग्यूमेंट जो है, देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है अभी। यहाँ पे देखिए आर्ग में आपको क्या दिखा रहा है, नोड जेएस जहाँ से नोड रन हो रहा है वो जहाँ इंस्टॉल्ड है वो है, और जो फाइल हम कर रहे हैं वो फाइल दिखा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा देखने वाली बात यह है कि सपोज मैं कुछ कमांड लाइन आर्गुमेंट पास करता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ इंडेक्स नोड इंडेक्स डॉट जेएस, और यहाँ से मैं आर्गुमेंट पास करता हूँ, लेट्स से आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, आर्गुमेंट 3। ये कमांड से जो मैं आर्गुमेंट पास किया ये मुझे कलेक्ट करने हैं। तो देखिए ये कहाँ पे कलेक्ट होंगे, मुझे इस वेरिएबल के अंदर। तो इसको मुझे कलेक्ट करना है, तो मैं ये कमांड से उसको वेरिएबल को स्लाइस कमांड लगा के यहाँ पे ले सकता हूँ। तो ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं हम। ये देखिए ये वेरिएबल से ये मैंने स्लाइस कर लिया प्रोसेस डॉट आर को, और स्लाइस मार के देख लिया। अब जो है एनवायरमेंट वेरिएबल क्या है दोस्तों वो देखते हैं। एनवायरमेंट वेरिएबल इसको हटा देते हैं अभी। देखिए बहुत सारे एनवायरमेंट वेरिएबल बने हुए हैं जो कि ये खुद से इसने बनाए हुए हैं, जैसे पाथ है, ओएस है। ठीक है। तो ये बहुत सारे एनवायरमेंट वेरिएबल है। कभी कभी हमें क्या होता है, हमारे खुद के भी एनवायरमेंट वेरिएबल हमें बनाने पड़ते हैं। तो वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो इसको देखिए ये क्या है, प्रोसेस आईडी हमारा। ये देखिए प्रोसेस आईडी है जिस पर ये रन कर रहा है। सो दोस्तों ये आपको जो है, आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये हमारा वर्किंग डायरेक्टरी है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। यदि आपने लिनक्स यूज़ किया हो तो उसमें pwd कमांड है जिससे कि आप प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो लिनक्स का शेल स्क्रिप्टिंग है वही सेम काम आप यहाँ पे नोड जेएस के साथ में कर सकते हो। बिकॉज नोड जेएस को जो है जावास्क्रिप्ट का पावर अवेलेबल है, वेरस लिनक्स में काफ़ी लिमिटेड होता है। एरे बनाना और बाकी सब फंक्शन वगैरह बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, बट यहाँ पे वही चीज़ आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो जितने भी आप शेल रिलेटेड काम है उसको आप प्रोसेस की मदद से या एनवायरनमेंट वेरिएबल की मदद से बहुत बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने डॉट सी डब्ल्यू डी फंक्शन लगाया क्योंकि ये फंक्शन है। उसी प्रकार से मेमोरी यूसेज कितना है वो देखना है मुझे, तो मैं यहाँ से इसको मेमोरी यूसेज जो है देख सकता हूँ। ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि कोई सर्वर में बहुत सारी प्रोसेसेस चल रही है, मान लीजिए कोई प्रोसेस हैंग हो रही है या कोई प्रोसेस एक लिमिट के बाहर मेमोरी यूज कर रही है, तो वो सर्वर जो है इन सब प्रोसेसेस को चेक करके पता कर सकता है और डिसीजन ले सकता है। तो दोस्तों ये था प्रोसेस के बारे में। अब हम जानते हैं कि हमारे खुद के वेरिएबल्स, जैसे मुझे डेटाबेस एक्सेस करना है तो डेटाबेस का नाम क्या रहेगा, उसका पासवर्ड क्या रहेगा, ये सारे जो वेरिएबल्स है ये बनाने हैं। तो ये कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए मुझे एक पैकेज लगेगा .env, तो उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। npm install .env पैकेज है, उसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया। तो ये पैकेज मेरा इंस्टॉल हो जाएगा अभी।
आप पैकेज डॉट जेसन में देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक पैकेज आ गया। अब इसको पैकेज को क्या करूंगा, मैं एक env डॉट env फाइल बनाऊंगा, और उस env फाइल में जो है मैं सारे वेरिएबल्स, जो भी मेरे वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे वेरिएबल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस नेम या उसका पासवर्ड, जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वेरिएबल्स है, जैसे मान लीजिए कि मैं प्रोडक्शन सर्वर पे काम कर रहा हूँ या डेवलपमेंट सर्वर पे काम कर रहा हूँ। यदि मैं प्रोडक्शन सर्वर पे काम कर रहा हूँ तो मेरा कुछ स्क्रिप्ट अलग रन होना चाहिए, और डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ तो मेरा अलग रन होना चाहिए। तो ये सारा कुछ मैं यहाँ से डॉट env से बना सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो इसको जो है हम यहाँ पर इंडेक्स फाइल में आ जाएंगे, वापस से हमारी जो इंडेक्स फाइल है, और यहाँ पर जो है हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हटा देते हैं, इसका अब जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, रिक्वायर कर लेंगे किसको, जो मॉड्यूल हमने इंस्टॉल किया उस मॉड्यूल को हम यहाँ पे रिक्वायर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, डॉट env डॉट क्या बोल देंगे, कॉन्फ़िग। तो ये क्या करेगा, जो भी env फाइल में जो भी है वेरिएबल सेट है वो प्रोसेस में हमें अवेलेबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कंसोल डॉट लॉग प्रोसेस डॉट env। ठीक है, अब देखते हैं तो क्या हमें मिलता है। इन सारों को हम बंद कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर env वेरिएबल तो मुझे मिला है। अब यहाँ पर मैं जैसे इसका पर्टिकुलर ये वेरिएबल मुझे लेना है तो उसको चेक करते हैं। ठीक है, डॉट env से उसको चेक करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे क्या मिलता है हमें, देखिए प्रोडक्शन मिला हमें। तो ये सारे वेरिएबल्स जो है उसने यहाँ पर डाल रखे हैं। en प्रोसेस डॉट env से आपको ये डॉट env फाइल क्या कर रहा है, इसको रीड कर रहा है, और यहाँ पर वो वेरिएबल जो है डॉट env में आपको मिल रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी स्क्रिप्ट जो है अलग तरीके से रन करे, यानी मेरा जो, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये मैं एक, जैसा मेरा प्रोसेस डॉट env प्रोडक्शन है तो मेरा प्रोडक्शन वाला स्क्रिप्ट रन करना चाहिए, अदरवाइज डेवलपमेंट वाला रन करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आता है, ये देखिए ये प्रोडक्शन दिख रहा है आपको, कंसोल लॉग में प्रोडक्शन का स्क्रिप्ट रन हुआ है। यदि मैं यहाँ पे इसको डेवलपमेंट कर दूंगा, यहाँ पे ये डेवलपमेंट कर देता हूँ मैं इसको, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए अभी क्या होता है, ये देखिए ये डेवलपमेंट आया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एनवायरनमेंट वेरिएबल की हेल्प से भी स्क्रिप्ट, आप अपना लॉजिक को जो है लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप ये डॉट env नाम से फाइल बनाओ, आप इसको जो है कुछ अलग भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक और फाइल बनाता हूँ env कॉन्फ़िग, और उसको जो है यहाँ पर ये सारे वेरिएबल्स जो है मैं इसको, बट जनरल प्रैक्टिस इसी तरीके से ही बनाया जाता है, आप इसको यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब env को मैं हटा देता हूँ, और यहाँ पर जो है हम यहाँ पे जा कर के उसका पर्टिकुलर पाथ पूरा बताएंगे कि फाइल जो है कौन सी है। तो यहाँ पर मेरी फाइल जो है env स्लैश कॉन्फ़िग है। ठीक है, तो वो स्लैश कॉन्फ़िग फाइल को ले लेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या होता है, देखिए ये वापस से आ गया। मैं env में अब प्रोडक्शन कर देता हूँ, तो ये अब देखिए क्या होता है। सो दोस्तों देखिए ये किस तरीके से यहाँ पर मैंने एक एनवायरनमेंट वेरिएबल, यानी खुद की एक एनवायरनमेंट फाइल बनाई है, उसमें सारे वेरिएबल्स डाले हैं। ये वेरिएबल्स आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक तरीका है, हम आगे और इसी तरीके से पूरा फुल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें ये सब
हम यूज करने वाले हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं एफएस मॉड्यूल क्या करता है। तो एफएस मॉड्यूल से आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, आप उसमें से न्यू डायरेक्टरी बना सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरा जो है पूरा एक क्विकली हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे fs.js नाम से एक फाइल बनाई है और इसमें ये फाइल जो है एफएस मॉड्यूल जो है उसको रिक्वायर किया है। तो अब सबसे पहले जैसे मुझे फाइल बनानी है तो उसका मैं पाथ बता रहा हूँ। तो मैं करंट डायरेक्टरी में example.txt नाम से एक फाइल बनाने की कोशिश करूँगा और उसमें जो डेटा है हेलो डेटा मैं डालता हूँ। और अब इसको हम राइट करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उसको हम रीड करेंगे। तो राइट कैसे करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा एफएस मॉड्यूल है इसको राइट फाइल करेंगे और फाइल का पाथ यानी ये जो ये पाथ है यहाँ लिख देंगे और डेटा जो भी है वो डेटा यहाँ पे, और एक कॉल बैक फंक्शन रहेगा। जैसे ही वो फाइल राइट हो जाएगा तो वो हमें चेक करना है कि उसमें कुछ एरर है तो वो एरर हमें कंसोल पे लेना है और बाहर निकल जाना है। अदरवाइज एरर नहीं है तो वो फाइल सक्सेसफुली हमारी आ गई है। तो ये इस तरीके से आपको एफएस मॉड्यूल यूज करना है। तो यहाँ पे मैंने ये फंक्शन बना लिया है, आप पॉज करके इस फंक्शन को लिख सकते हैं। और उसी प्रकार से वो फाइल को रीड करना है तो फाइल का जो पाथ है ये फाइल का पाथ है यहाँ पर, और UTF-8 फॉर्मेट में हमें रीड करना है। और ये इसका जो रिटर्न में हमें क्या आ रहा है, एरर और डेटा। तो जो डेटा आ रहा है मैंने कंसोल पे लगा दिया, यदि डेटा आ गया तो मैं उसको दिखा दूंगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों जो है यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, नोड fs.js। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, आप देखिए ये डेटा रिटर्न टू द फाइल सक्सेसफुली और उसके बाद हेलो वर्ल्ड। अब ये फाइल भी यहाँ पर दिख रही है आपको example.txt, इसके अंदर देखिए इसने हेलो वर्ल्ड बनाया है और साथ ही साथ हमें यहाँ पर उसने जो है रीड करके भी दिखाया। अब ये जैसे रीड जो है तो मैं इसमें और कुछ थोड़ा सा कंटेंट ऐड करता हूँ। वापस से हम रन करते हैं तो वापस से ये करेगा। अभी देखिए ये देखिए वापस ये पूरा कोड रन हुआ, वापस से सारा हुआ। तो दोस्तों ये था फाइल किस तरीके से बनाना है और रीड करना है। अब मुझे इसको बंद करके बाकी के फंक्शंस हम देखते हैं कि बाकी जो है किस तरीके से हम इसमें करेंगे। जैसे मुझे डायरेक्टरी बनाना है तो mkdir, लिनक्स में भी हम mkdir यूज़ करते हैं, यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। तो न्यू डायरेक्टरी बन गई तो उसका जो है हमें दिखा देगा, अदरवाइज एरर है तो एरर। तो इसी तरीके से आपको सारे फंक्शन लिखने हैं। तो यहाँ पर देखिए अब कौन सी डायरेक्टरी यहाँ पे बनती है। तो मैं यहाँ पे इसको, ये देखिए यहाँ पे न्यू डायरेक्टरी बन गया। तो ये डायरेक्टरी यहाँ इसने बना लिया। इसको बंद करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसको रीनेम करना है तो रीनेम मुझे जो करना है वो कैसे करना है, न्यू डायरेक्टरी यहाँ पे जो है देखिए किस तरीके से होगा। देखिए इसका फाइल चेंज हो गया, न्यू डायरेक्टरी ओल्ड डायरेक्टरी में सेम। तो ये डायरेक्टरी मेरी, अब जैसे वापस से मैं फाइल बनाता हूँ example.txt फाइल, तो वो फाइल यहाँ से मैं वापस बना लेता हूँ और ये फाइल मैं वापस बनाता हूँ। ठीक है, हम लोग वापस फाइल बनाते हैं और फिर उसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये फाइल हमारा बन गया वापस। ठीक है, अब इसको फाइल को हम डिलीट करेंगे यहाँ से। तो ये देखिए ये फाइल को हम डिलीट करते हैं। तो ये फाइल जो है किस तरीके से, इसमें से फाइल डॉट एनलिंक, ये example.txt फाइल है मेरा। अब ये इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। देखिए फाइल निकल गया है यहाँ से। तो इस तरीके से आप फाइल को भी डिलीट कर सकते हैं। तो ये जो एफएस मॉड्यूल है ये पूरा आपका जो स्ट्रक्चर है, मतलब डायरेक्टरी फाइल जो भी कैसे बनाना है, कौन से सब, जो ये सारे लिनक्स के कमांड ही यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, समझ लो। मुझे ओल्ड डायरेक्टरी रिमूव करना है तो देखिए ये किस तरीके से ये रिमूव होता है यहाँ पर। तो देखिए ये ओल्ड डायरेक्टरी भी चला गया। तो दोस्तों इस तरीके से मैं पूरा यहाँ पर आपको बताते हुए चले जा रहा हूँ। अब मुझे ये चेक करना है कि ये डायरेक्टरी जो है एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। आ रही बात समझ में। तो फाइल और डायरेक्टरी मेरी कोई
बनी हुई है नहीं बनी हुई है वो मुझे चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पे फाइल और डायरेक्टरी का पाथ डालेंगे, तो मैं यही डालता हूँ। अभी ये तो बना नहीं है, तो मुझे क्या आएगा? डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा? पाथ डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल डॉट फाइल वापस से बन गई है, इसको यहाँ पे हम बंद कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट एग्जिट करती है क्या। देखिए पाथ एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि नोड जेएस जो है ये ओएस के साथ काम करता है, तो ओएस की सारी यहाँ पे कमांड्स यहाँ पे चलेगी। इसको एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको देखते हैं क्या। देखिए पूरा इसका स्टैट जो है आपको आ गया है, मतलब मोस्टली कब बना और क्या बना वो सारा यहाँ पे आ गया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम जो है, ये था फाइल के लिए। अब जैसे मुझे स्टैट साइज चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं स्टैट डॉट साइज करके देख सकता हूँ, तो वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलर एक वैल्यू चाहिए मुझे, तो वो किस तरीके से हमें मिलेगी, तो वो आपको आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे एरर आ रहा है बिकॉज ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो कौन सी है? एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट फाइल है। देखिए फाइल साइज मेरे को मिल गया यहाँ पे। सो दोस्तों इस तरीके से ये हम पूरा यूज कर सकते हैं। ये सारे मैंने बनाए रखे हैं। दोस्तों यहाँ पर हम स्ट्रीम कैसे मतलब रीड की जाती है और राइट की जाती है वो देखते हैं। मेनी टाइम्स आपको डेटा बहुत स्ट्रीम में आ रहा है, तो उसको कैसे आप रीड करेंगे राइट करेंगे, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रीम डॉट जेएस फाइल बना ली है, और उसमें हम जो है किस तरीके से कोड लिखते हैं तो वो देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरा एफएस मॉड्यूल है मैं उसको रिक्वायर कर लूँगा। उसके बाद में मैं क्या करूँगा, फाइल का जो है मैं पाथ बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं फाइल का पाथ भी बता देता हूँ दोस्तों। ये मैंने फाइल का पाथ बता दिया, ठीक है, आउटपुट डॉट टेक्स्ट। उसके बाद में मैं एक राइटेबल स्ट्रीम तैयार करता हूँ, ठीक है। तो राइटेबल स्ट्रीम हम कैसे तैयार करेंगे, आप जो भी एफएस मॉड्यूल लियो उसके ऊपर क्रिएट राइटेबल स्ट्रीम और फाइल का नाम बता दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद अब मैं यहाँ पे स्ट्रीम एक तैयार करता हूँ विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप। यहाँ पे मेरे पास स्ट्रीम अभी ऐसी तो अवेलेबल नहीं है, तो मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं 100 इटरेशंस करता हूँ और उसमें मैं ये कुछ लिखता हूँ। यानी ये जो है फाइल के अंदर में ये जो फाइल स्ट्रीम मैंने तैयार किया है इसके अंदर मैं लिखना चालू करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही ये मतलब फिनिश हो जाएगा तो मेरे को क्या मैसेज आएगा यहाँ पर, राइट कंप्लीट। फाइल स्ट्रीम जो है राइट कंप्लीट। कुछ एरर रहेगा तो मेरे को मैसेज क्या आएगा, कुछ इस तरीके से मेरे को मैसेज आएगा। तो यहाँ पर मेरे को मैसेज आएगा इस तरीके से। उसके बाद ये मेरा फाइल स्ट्रीम जो है मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है। जो मैंने फाइल स्ट्रीम ओपन किया था उसको मैं क्लोज कर दूंगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं, नोड स्ट्रीम डॉट जेएस। तो देखिए यहाँ पे आपको फाइल आ गई है और आउटपुट में आपको जो है ये सारा कुछ आ गया है। अब हम क्या करते हैं, इसको साथ साथ में रीड भी करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, रीड के लिए एक स्ट्रीम बनाता हूँ यहाँ पर। तो ये उसके नीचे ही मैं रीड कर लूंगा। राइट होने के बाद में साथ साथ में हम रीड भी करेंगे। तो यहाँ पर सेम हम जो इवेंट्स हमने लगाए थे यहाँ पर, ये देखिए, ये जैसे ही रीड स्ट्रीम तैयार होगा उसको डेटा मिलेगा तो वो इसको रीड करना चालू कर देगा। उसके बाद आगे फिनिश हो जाएगा रीडिंग, तो वो मैसेज दे देगा फिनिशिंग का, फाइल कंप्लीट हो गया।
ठीक है, कुछ एरर रहेगा तो सेम उसी तरीके से हमें एरर भी आएंगे जैसा हमने राइट में किया था। ठीक है, सो दोस्तों यहां पर अब हम फिर से रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो देखिए आपको यहाँ पर ये दिखाई पड़ा कुछ, थोड़ा सा हम इसको जो है फॉर लूप को बड़ा करते हैं। लेट से इसको मैं यहाँ पर 200 करता हूँ और इसको 199 करता हूँ। तो अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा पता चलेगा कि क्या हो रहा है। देखिए देखिए यहाँ पर आपको पता चला। तो इस तरीके से दोस्तों स्ट्रीम को सबसे पहले राइट किया, फिर उसको हमने रीड किया। तो इस तरीके से आपको स्ट्रीम में जब भी डेटा आता है और डेटा रीड करने के बाद फिर उसके बाद आपको कोई लॉजिक लगाना है तो वो सारा कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारी क्लाउड की सर्विसेज जो है बैकएंड में यूज करके उसके ऊपर लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे कि एसएनएस है, फिर इवेंट ब्रिज है, फिर S3 है। S3 के ऊपर जैसे आपकी कोई स्ट्रीम आपने रीड कर ली, उसको S3 के ऊपर आपको लिखना है, राइट करना है, तो यहाँ पे दोस्तों बहुत कुछ आप कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट में बताइए आपको क्या लॉजिक लगाना है बैकएंड में, मैं आपको लगा करके बताऊंगा। दोस्तों अब हम HTTP मॉड्यूल पे काम करेंगे और वेब डेवलपमेंट सर्वर बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, server.js एक फाइल बनाता हूँ। हम लोग server.js में पूरा कोड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने server.js में एक फाइल बना ली है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है उस मॉड्यूल को रिक्वायर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे const http इक्वल टू रिक्वायर जो भी HTTP मॉड्यूल है मैं उसको रिक्वायर कर लेता हूँ। दोस्तों ये कोर मॉड्यूल है Node.js का। अब जनरली जो है वेब डेवलपमेंट सर्वर जो है इससे बनाया नहीं जाता, उसके लिए एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज किया जाता है। बट यहाँ पर जो है मैं इसका थोड़ा सा एक फंक्शनलिटी बता देता हूँ। बाकी एक्सप्रेस का मैं एक फुल जो है ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि आपको एक्सप्रेस का एक फुल ट्यूटोरियल चाहिए, तो आप मुझे बताइए, तो मैं उसको भी बनाऊंगा। तो यहाँ पर HTTP लेने के बाद में इससे हम एक सर्वर बनाएंगे। तो कॉन्स्ट सर्वर इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, http.create सर्वर। अब इसके अंदर क्या है दोस्तों, दो चीजें हमें मिलती है, एक मिलता है रिक्वेस्ट और एक मिलता है रिस्पॉन्स। अब ये रिक्वेस्ट क्या है, जो दोस्तों यूजर से जो भी चीजें आ रही है वो रिक्वेस्ट में आ रही है। अब आपको पता होगा कि जैसे ब्राउजर कुछ भेज रहा है रिक्वेस्ट, तो उसके अंदर ब्राउजर जो है अपना हेडर इंफॉर्मेशन, बॉडी वगैरह सब कुछ, वो सारा कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालता है। तो हमें उसी रिक्वेस्ट से सारा कुछ एक्सट्रैक्ट करना होता है और अकॉर्डिंगली हमें पूरा जो है उसके अनुसार पूरा रिस्पॉन्स सर्वर को बना के देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मैं है अभी क्या कर रहा हूँ, सिंपल वे में हम लोग एक सिंपल वे में एक रिस्पॉन्स बना के दे रहे हैं। अभी कुछ कर नहीं रहे हैं हम, यहाँ पे एक हेड बना के उसको हेड में हम स्टेटस डाल देते हैं कि 200 स्टेटस है मेरा, 200 मीन्स परफेक्ट है। उसके बाद में कंटेंट टाइप जो है मेरा, कंटेंट टाइप आपका जेसन भी हो सकता है, आपका प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है। तो जो भी कंटेंट टाइप है, यहाँ पे हम प्लेन टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। अभी हम कुछ ज्यादा मतलब एक सिंपल सर्वर बना के उसको चालू करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम प्लेन टेक्स्ट का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे सिंपल एक रिस्पॉन्स जो है भेजूंगा विथ दिस। ठीक है, तो ये मैंने एक रिस्पॉन्स बना लिया है। हेडर के अंदर ये डाला हुआ है और रिस्पॉन्स में एक ये सिंपल डाला हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इस सर्वर को जो है, ये सर्वर जो है हमारा लिसन कहाँ पे करेगा, लिसन हमारा पोर्ट 3000 पे करेगा। ठीक है, और मैं जैसे ही ये सर्वर स्टार्ट होगा मैं एक फंक्शन रन कर देता हूँ। उस फंक्शन में मैं मैसेज डाल देता हूँ console.log सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000। तो दोस्तों ये मेरा अब जो है सर्वर तैयार हो गया। अब मैं इसको चालू करूंगा तो कैसे होगा, नोड server.js।
देखिए ये चालू हो गया है। अब इसको हमें चालू करना है तो कैसे करेंगे दोस्तों, इसको हमें चालू करना है तो हमें जो है ब्राउजर पे जा करके यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 हम करेंगे। तो जैसे ही लोकल होस्ट, तो ये मुझे वेलकम टू द सर्वर दिख पड़ रहा है यहाँ पे। अरे बात समझ में, मैं यहाँ कुछ चेंज करता हूँ और इसको स्टॉप करके वापस से जो भी आप चेंजेस करेंगे आपको वापस सर्वर चालू करना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए माय सर्वर, तो ये दोस्तों आपको एक सर्वर मैंने बनाया हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा और इसमें मेथड्स ऐड करते हैं, जैसे कि एक थोड़ा सा पोस्ट मेथड इसमें ऐड करते हैं। तो चलिए उसको हम बनाते हैं दोस्तों। अब हम जो है एक मेथड, पोस्ट मेथड का यूज करके सर्वर से रिस्पांस लेने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि यहाँ पर आपको फ्रंट एंड और बैक एंड लगेगा। फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी, फिर बैक एंड आपको उसको प्रोसेस करेगा। तो ये जो हमारा जो बन रहा है ये सारा कुछ क्या है, ये हमारा बैक एंड है, ठीक है। ये हमारा सर्वर है, बैक एंड है। फ्रंट एंड से मुझे रिक्वेस्ट आनी चाहिए। तो अभी मेरे पास फ्रंट एंड तो बना नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर VS कोड में एक्सटेंशन है जिसका नाम है थंडर क्लाइंट, उसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। आप ये थंडर क्लाइंट इंस्टॉल कीजिए। इससे हम जो है पोस्टमैन में हम क्या करते हैं कि रिक्वेस्ट भेजते हैं API के लिए, उसी प्रकार से यहाँ इससे हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर साइड में ये थंडर क्लाइंट दिखाई पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। न्यू रिक्वेस्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो है उसको रन कर सकते हो। तो जैसे अभी हमारा करंट में सर्वर ये है, तो इसको मैं रन करता हूं। रन करने के बाद मुझे मैसेज क्या आता है, सर्वर इज रनिंग। तो यहां पर अब हम जो है क्या करते हैं, ये एक रिक्वेस्ट करते हैं, गेट रिक्वेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। देखिए वेलकम टू द माय सर्वर, मुझे मैसेज आ रहा है जो कि मैंने सेट किया हुआ है। यदि आप मेरे सर्वर फाइल पे देखेंगे तो ये मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक पोस्ट मेथड लगाते हैं। तो पोस्ट कैसे लगाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है मैं जो है अब रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल को चेक करूंगा। अब देखिए मैंने रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में चेक किया है और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल से चेक करके मैं उस हिसाब से एक्शन लूंगा। यदि मेरा रूट यूआरएल है तो मेरा एक्शन अलग रहेगा, ठीक है। और यदि कुछ और है तो यहाँ पर मेरा एक्शन कुछ और रहेगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ पोस्ट। जैसे मैं पोस्ट में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में रिक्वेस्ट मेरा सेम है, तो मैं क्या रिस्पॉन्स दे रहा हूँ, वेलकम टू द होम पेज। एक मेरा ये HTML एलिमेंट है, ठीक है। यदि मेरा URL पोस्ट है और मेथड भी पोस्ट है, ये देखिए ये रिक्वेस्ट से आप बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आप इसको यहाँ पे कंसोल डॉट रिक्वेस्ट करेंगे तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर जो भी यूजर, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पर आपको अच्छा खासा एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है। आप देखेंगे तो ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहा है। इस रिक्वेस्ट में दोस्तों देखिए मेथड कौन सा है, यूआरएल कौन सा है, मतलब सारा कुछ इसमें, बहुत ब्राउजर कौन सा है, बकायदा ब्राउजर भी है। तो सारी इंफॉर्मेशन हेडर में, ये इसके हेडर में है। तो दोस्तों आपको ये रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट काफी केयरफुली समझना पड़ता है जब आप वेब डेवलपमेंट करते हो। तो अभी ये समझ के चलो कि हम रिक्वेस्ट में से जो है यूआरएल निकाल करके अकॉर्डिंगली हम लॉजिक लिख रहे हैं अपना। तो रिक्वेस्ट यदि मेरा रूट है, ठीक है, रिक्वेस्ट रूट है, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल मेरा रूट है, तो मैं ये दूंगा। यदि रिक्वेस्ट मेरा पोस्ट है और मेथड भी मेरी पोस्ट है, तो मैं मेरा लॉजिक यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा है। लॉजिक क्या है कि जो भी बॉडी में पोस्ट के साथ जो भी डेटा आ रहा है बॉडी में, ठीक है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं रीड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं देखिए मैं डेटा को जो है रीड कर रहा हूँ और रीड करने के बाद में क्या कर रहा हूँ, उसको वापस यहाँ पे एक मैसेज दे रहा हूँ कि डेटा रिसीव्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पे हेडर में क्या बता रहा हूँ,
हेडर में सिंपली एक 200 का मैसेज मैं पास कर रहा हूँ और कंसोल पे मैं मैसेज दे रहा हूँ पोस्ट डेटा मिल गया मुझे। ठीक है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। तो अब दोस्तों जो है हम इसको चेक करेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। हम अपने इसमें जाएंगे क्लाइंट में, लोकल होस्ट में, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डेटा, जैसे ये डेटा है, मैं एक जेसन डेटा भेज रहे इसको, ये डेटा मैंने बना लिया है। यहाँ पे आप चाहे तो कुछ भी भेज सकते हैं, और यहाँ पर जो है मैं स्लैश पोस्ट करूंगा, और अब इसको हम यहाँ पे डेटा भेजते हैं। तो इसको ये क्लियर कर लेते हैं, नीचे लाके यहाँ पर देखते हैं क्या कंसोल पे क्या मैसेज आ रहा है और इसका क्या मैसेज आ रहा है। तो जैसे ही मैंने सेंड किया तो देखिए क्या मैसेज आया है यहाँ पे, ये पोस्ट करना पड़ेगा, तो इसको पोस्ट करते हैं, अब भेजते हैं। देखिए ये यहाँ पर आपको मैसेज आ रहा है रिसीव्ड पोस्ट डेटा। देखिए जो भी आपने डेटा यहाँ पे भेजा सर्वर को वो डेटा मिल गया। आई बात समझ में? इसका रिक्वेस्ट हम बंद करते हैं ताकि वो लंबा चौड़ा जो वहां पे ऑब्जेक्ट बन रहा है वो ना बने। इसको वापस से हम जो भी आप सर्वर पे चेंजेस करेंगे वापस आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, वापस एक सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। तो देखिए ये डेटा मिला और यहाँ पे मुझे ये डेटा मुझे यहाँ पे मिल गया और ये मुझे यहाँ पे स्टेटस ओके भी आ रहा है। अरे बस दोस्तों शायद आपको ये मैसेज यहाँ पे नहीं दिख रहा था, तो ये नीचे इसको ऐसा सरकाएंगे तो आपको यहाँ पर ये मैसेज भी दिखाई पड़ेगा। तो ये देखिए ये मैसेज डाटा रिसीव्ड सक्सेसफुली, ये भी हमने यहाँ पे सेट किया हुआ था, तो ये भी हमें दिखाई पड़ रहा है। तो वो हिडन था इसलिए नहीं दिख रहा था, तो यहाँ पे दिख रहा है। समझे? तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है HTTP मॉड्यूल से जो है वेब डेवलपमेंट सर्वर बना सकते हैं। आपका कोई वेबसाइट है उसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हम यहाँ पे एक्सप्रेस यूज करेंगे और एक्सप्रेस की मदद से हम ये सारा कुछ एक नए इसमें मॉड्यूल में बनाने वाले हैं। मैं आपको पैकेज.json के अंदर जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये स्क्रिप्ट से आप कस्टमाइज स्क्रिप्ट बना सकते हो जो कि npm रन और फिर जो भी स्क्रिप्ट का नाम रहेगा उससे रन करेगा। जैसे ऑलरेडी यहाँ पे टेस्ट के लिए बना हुआ है, तो ये कैसे रन होगा, npm रन टेस्ट करेंगे तो ये रन होगा। देखिए किस तरीके से रन होता है ये। यहाँ पर हम इसको बंद करते हैं, मैं npm रन टेस्ट करता हूं तो क्या होता है, देखिए npm रन टेस्ट किया तो यहाँ पर ये कुछ टाइम ले रहा है। ये देखिए यहाँ पे नो टेस्ट स्पेसिफाइड आया जो कि मैंने एरर है तो यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे कस्टमाइज स्क्रिप्ट बनना चाहिए। अब हम लोग क्या कर रहे थे, बार बार npm नोड ये इस तरीके से सर्वर को स्टार्ट कर रहे थे, तो इसका हम स्क्रिप्ट बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे दूंगा स्टार्ट और यहाँ पे दूंगा मैं नोड सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, तो ये इस तरीके से मैं यदि स्क्रिप्ट यहाँ पे लगाता हूं तो ये किस तरीके से काम करेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे ही मैं npm रन स्टार्ट बोलूंगा तो क्या होगा, देखिए मेरा सर्वर चालू हो गया। तो ये स्क्रिप्ट से आप काफी पावरफुल स्क्रिप्ट्स बना सकते हैं दोस्तों यहाँ पर अब हम इवेंट एमिटर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और उसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक fire.js फाइल बनाते हैं और उसमें हमारा जो इवेंट एमिटर है उसको कॉन्फ़िगर करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं एक इवेंट एमिटर जो है उसको रिक्वायर कर लूँगा। देखिए मैंने किस तरीके से इवेंट एमिटर को रिक्वायर कर लिया। उसके बाद में इसमें से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा माय एमिटर। तो यहाँ पे मैंने माय एमिटर नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद अब
इस पर ये जब इवेंट मेरा बन रहा है, इस पर क्या होगा, मतलब जैसे मैंने कुछ मुझे रजिस्टर करना है इसके ऊपर इवेंट, तो कैसे हम लोग करेंगे? तो यहाँ पर जैसे मैं माई एमीटर डॉट ऑन, जब ये इवेंट होगा तब क्या होगा, तो इवेंट का नाम मैंने फायर दिया हुआ है, और जैसे ही ये होगा तो एक फायर अलार्म का एक मैसेज आएगा। ठीक है, तो ये मैंने इवेंट को रजिस्टर किया, मतलब जब वो पर्टिकुलर इवेंट होगा तब क्या होगा, तो ये फंक्शन होगा। उसके बाद यहाँ पर अब इवेंट को ट्रिगर करना है, तो इवेंट को हम ट्रिगर कैसे करेंगे दोस्तों? इवेंट को हम ट्रिगर करेंगे बाय इट्स, जो इवेंट हमने जो इंस्टेंस इवेंट का बनाया है इवेंट एमिटर में से, उसमें डॉट इमिट लगा के जो भी इवेंट का नाम है उसको कर देंगे, तो क्या आएगा, ये फंक्शन अपने आप से रन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए फायर अलार्म ट्रिगर्ड। अब आपको मैंने ये बता तो दिया, लेकिन क्या आपको समझ में आया? ये चीज तो हम फंक्शन से भी कर सकते हैं, मतलब एक मैं नॉर्मल फंक्शन बना दूंगा और उसको रन करूंगा तो उससे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंट है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि नोड जेएस इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर के लिए काफ़ी यूज़ होता है। इसका मतलब ये इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई सर्वर रन हुआ और वो नेटवर्क में आया तो वो एक इवेंट है, फिर नेटवर्क से बाहर निकल गया तो एक इवेंट है। जैसे हमने कल देखा था फाइल सिस्टम के ऊपर इवेंट्स, फाइल कल डाउनलोड अपलोड हो रही थी, जैसे एफएस मॉड्यूल में मैंने आपको बताया कि फाइल आ गई तो उसके बाद में कॉल बैक फंक्शन से हमें वो रन कर सकते थे। तो इस तरीके से दोस्तों, जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को हम डिकपल्ड करते हैं। यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज करता हूँ, डिकपलिंग। ठीक है, यदि हम सॉफ्टवेयर वर्ल्ड में जाएं और थोड़ा सा सोचें कि हम सारा कुछ एक ही लॉजिक अपना एक ही फंक्शन में डाल दें, तो वो बैड प्रैक्टिस माना जाता है दोस्तों। तो इसलिए क्या होता है कि जितना आप डिकपल्ड करते जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। डिकपलिंग से क्या होता है कि सपोज एक लॉजिक कहीं मेरा अटक गया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया, तो उसके साथ बाकी सारे जुड़े लॉजिक भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि आप जो है अपना कोड जो है डिकपल्ड कर देते हो ताकि बाकी कोड को प्रॉब्लम ना आए। सो यहाँ पर भी ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है दोस्तों। यदि आप इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर में हम क्लाउड के थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको दोस्तों, जब भी इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर की बात होती है तो क्लाउड में काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज जैसे AWS लैम्बडा, उसके बाद में एज्योर फंक्शंस, गूगल क्लाउड फंक्शंस, उसके बाद में अमेजोन का इवेंट ब्रिज, इस तरीके से बहुत सारी सर्विसेज है जो जब जब भी इस तरीके का इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर बनता है तो बैकएंड में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इनमें से कोई सर्विस सीखना है या बनाना है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको ये आपको सिखा सकता हूँ कि किस तरीके से इसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था मेरा पूरा वीडियो जिसमें मैंने Node.js को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। होप इस वीडियो से आपको Node.js अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और आप कमेंट करते रहें ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या सर्विस, क्या बैकएंड में बनाना है। बैकएंड डेवलपमेंट काफी मुश्किल होता है दोस्तों, इसे सीखने में काफी टाइम लगता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।